हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात को। आपको पता है ईरान अमरीका जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर जो तवानाई की हिंड्रेंस हुई है उसके सिलसिले में बहुत है। पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है और अब मुल्क में जो लोड शेडिंग का नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहा गया है कल कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी लेकिन लोड शेडिंग हम करेंगे। शहजाद इकबाल साहब, हम देख रहे हैं कि एलानिया लोड शेडिंग 2 घंटे 2.5 घंटे की कही गई थी, लेकिन इसके अलावा रिपोर्ट ये हो रहा है कि पंजाब में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, विच इज़ ऑब्वियसली इन एडिशन टू जो 2.5 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग है। ये जो गैर एलानी लोड शेडिंग भी साथ शुरू हो गई है, अवाम बड़े परेशान है। कोई इसका मुतबादिल तरीका है इसको कंट्रोल करने का हुकूमत के पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा हैरान हूं मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन पर कि कल उन्होंने ये कहा कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी और ये लोड शेडिंग इसलिए जरूरी है ताकि 3 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पे ना डाला जाए, क्योंकि अगर हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो हमें ऑब्वियसली डिमांड मीट करने के लिए महंगी बिजली पैदा करनी पड़ेगी, जो डीजल से होगी, फर्नेस ऑयल से होगी, और ऑब्वियसली उस वजह से फिर आपकी जो टैरिफ है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि 2.5 घंटे की आप लोड शेडिंग कर दें। मैंने भी कल कहा था कि अगर ये एक शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, 2-2.5 घंटे की लोड शेडिंग कर दें, क्योंकि वैसे ही आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, डीजल की कीमत बढ़ चुकी है, आवाम और कितना सफर करेगी। आप मजीद उन पे अगर महंगी बिजली का बोझ भी डाल देंगे तो जितना भी उसका एक डोमिनो इफेक्ट आएगा दूसरी प्राइसेस पे, वो बहुत ज्यादा होगा आवाम के लिए बेयर करना। लेकिन कल हमने देखा इस्लामाबाद में और पंजाब में भी कई शहरों में कि वो 2-2.5 घंटे नहीं, वो 7-8 घंटे की लोड शेडिंग है। पीक आवर्स में हर 1 घंटे के बाद बिजली जा रही है, और सिर्फ घरेलू सार्फिन इससे परेशान नहीं है, जो मार्केट्स है, जो कारोबार करते हैं, वो इससे बेहद परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है। अब सोचे, जब आप वैसे ही इन मुश्किल हालात में मार्केट्स को कह रहे हैं कि आप 8 बजे बंद कर दें क्योंकि हमें ऑब्वियसली कंजर्वेशन करनी है, लेकिन उसमें भी अगर हर घंटे बिजली जाएगी तो लोग काम कैसे करेंगे, कारोबार कैसे चलेगा? तो इस वक्त लोगों के बड़े बुरे हाल है। और मैं वैसे ही इस प्लानिंग से बड़ा हैरान हूं कि एक दिन आप कहते हैं 2-2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। आज जो अवीस लगारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि 2500 मेगावाट शॉर्टफॉल है, क्योंकि हमें एलएनजी नहीं मिल रहा, और तकरीबन 1500 जो है वो शॉर्टफॉल है मेगावाट की, बिकॉज आपका जो हाइडल है उसमें पानी कम है तो वो इसलिए बिजली पैदा नहीं कर रहा। अच्छा, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि चले इस वक्त तो हम एक मुश्किल हालात में है, लेकिन ये एलएनजी ना, ये एक मुअम्मा बना हुआ है हमारे लिए। जब नून लीग की हुकूमत ने ये एलएनजी टर्मिनल्स और एलएनजी इंपोर्ट किए 2015-14 में, और उसके बाद भी आते रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो बड़ा उसका एक उसको कहा गया कि बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है हमारे लिए। और ऑब्वियसली आरएलएनजी के जो हमारे मुआहदे हुए थे वो कंपेयर टू फर्नेस ऑयल या जो दूसरा हम तेल इस्तेमाल करते हैं या कोई भी सोर्स इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, उससे वो सस्ता था। अच्छा, फिर पीटीआई के दौर में यही नून लीग बड़ा शोर मचाती रही और कहती रही पीटीआई को कि आप मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स करें, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, कतर से ऑयल आप मंगवाएं, एलएनजी मंगवाएं, सॉरी, और आप टर्मिनल्स भी बनाएं। अच्छा, हमारे यहाँ 2 एलएनजी टर्मिनल्स हैं और वो भी कैपेसिटी पेमेंट पे चलते हैं, यानी कि अगर आप ऑब्वियसली उनसे नहीं भी गैस खरीद रहे हैं या आपकी किसी और मुल्क से एलएनजी नहीं आ रही है, तब भी आपको कैपेसिटी चार्जेस जो है वो पे कर रहे हैं। अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि एक सिंगल बायर है, हुकूमती बाय करती है, तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ये अश्योरिटी और ये गारंटीज चाहिए होगी कि आप हमें कैपेसिटी चार्जेस देंगे। लेकिन 2022 में हुकूमत आती है नून लीग की, दोबारा पीडीएम हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, और फिर 2024 में जितने भी बयान देखें आप उनके, शहबाज शरीफ साहब के अपने, कि हमें इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं रिलाई करना चाहिए, हम जो है इंडिजिनस सोर्स पे अपना या तो डिपेंड करें या हम जो है सोलर पे और दीगर चीजों पे डिपेंड करें। तो आपने वहां से एलएनजी को आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके जो कॉन्ट्रैक्ट से कम करना शुरू कर दिए। और अभी रिसेंटली हाल ये थी कि दोनों आपके जो मिनिस्टर है पावर और पेट्रोलियम के, वो आमने सामने थे। पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि जो मुआहदे हुए हुए उसके तहत हमें कैपेसिटी पेमेंट भी पे कर रही है और हमारे जो कार्गोज है वो भी आ रहे हैं, और आगे पावर डिवीजन हमसे नहीं लेता है, तो एक सप्लाई ग्लट जो है वो मौजूद है। पावर सेक्टर कहता है कि नहीं, अब जो है वो हमें जरूरत नहीं है एलएनजी की। मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के बताऊं, ये रिसेंटली आया था, तो ये कहा गया था एलएनजी इज नो लॉन्गर अ की एनर्जी सोर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर ये किया हमने कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे कतर से, हमने उसको री एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस पूरी जंग के अंदर हम ये बातें करते रहे, अमेरिका एक बात कहता है, करता दूसरा है, करता कुछ और है, और बात एक, ये तो हमारे वज़रा भी यही कर रहे हैं इस मामले के ऊपर। इनको मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज हमारे अगर थर्मल की जो कैपेसिटी है ना इस वक्त, वो 26,000 मेगावाट की। चले ऑब्वियसली वो पुराने प्लांट्स भी होंगे, आपके फुल कैपेसिटी पे नहीं चल सकते, लेकिन जो दूसरे सोर्सेज मिलाकर भी अगर आप 18,000 मेगावाट नहीं मीट कर पा रहे अप्रैल में, तो अगर ये सप्लाई का मामला आगे चलता है जून जुलाई में, तो आप सोचें गर्मी की शिद्दत उस वक्त क्या होगी। तो इस वक्त अगर आप लोड शेडिंग का ये हाल है, तो ये तो पॉसिबल
फ्यूचर में तो आपको बड़ा बड़ा डिजास्टर नजर आ रहा है। मोहम्मद अली साहब, सवाल ये हो रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से डेडलॉक है। आपकी नज़र में कौन सा हल दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो सकता है? आई थिंक इसमें यह भी शामिल कर लें सर कि बहुत सी बातें हो रही हैं। ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है उसमें जो एडिशनल अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, जो मिकदार ज़्यादा है वो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर उसको कोई मुआहदे के नतीजे में कहीं पार्क करना होता है तो? देखिए, मुख्तसरन इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि 5 पहलू हैं ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम। मैं एटमी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। ईरान का एक पहली बात यह कि एक एनरिचमेंट प्रोग्राम है और एक प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्रोग्राम है जो कि उसके रिएक्टर, जो बुशेर रिएक्टर है, उससे मुंसलिक है। अभी जो ज़्यादातर फोकस है वो बुनियादी तौर पे एनरिचमेंट प्रोग्राम के हवाले से है। तो 5 चीज़ें हैं। पहली बात जो इस वक्त हमारे सामने है वो टाइम के हवाले से है। मुज़ाकरात में ईरान जो है वो विलिंग है 3 से 5 साल तक के लिए जो एनरिचमेंट का प्रोसेस है उसको फ्रीज करने के लिए। अमेरिका जो है वो 20 साल की कमिटमेंट मांग रहा है। तो तवक्को ये है कि इसके बीच में कोई ऐसे वक्त के हवाले से जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो ये डील हो जाए। इन रिटर्न के अमेरिका जो है जो माशी पाबंदियां हैं वो हटा दे। और ये इसके इम्कानात मैं ज़्यादा इसलिए देख रहा हूँ कि 11 साल पहले जो JCPOA हुआ था उसमें भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि ईरान ने ये कमिटमेंट मानी थी कि 3.67% से ज़्यादा वो एनरिच नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर सैंक्शंस ख़त्म कर देंगे। तो जब अमेरिका जो है वो निकला यकतरफा तौर पे JCPOA से, तो ईरान ने भी जवाब में एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दी और अब वो 60% तक एनरिच कर चुके हैं यूरेनियम को। ये पहली बात टाइम के हवाले से है। दूसरी चीज मेयार के हवाले से है। कम लोग जानते हैं कि 440 किलो के करीब इनके पास 60% एनरिच यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन 20% एनरिच यूरेनियम के इनके पास तकरीबन 1000 किलो के ज़खायर मौजूद हैं। और 3.67% जो एनरिच यूरेनियम है जो कि इन्होंने JCPOA के तहत पाबंदी कबूल की थी, 8500 किलो यानी कि 8.5 टन इनके पास ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादा तशवीश जो अमेरिका में पाई जाती है वो डेफिनेटली 60% एनरिच यूरेनियम के हवाले से इसलिए है कि उसको वेपन ग्रेड तक लेके जाने में ज्यादा कम वक्त दरकार है। मोहम्मद अली साहब, क्या मैं गुजारिश कर सकती हूँ कि आप बड़े जबरदस्त तरीके से इसको टेक्निकल टर्म्स में डिस्क्राइब करें, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मेरे जैसे ले पर्सन के लिए इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि हमें समझने में आसानी हो? जी बिल्कुल। दूसरे मैंने कहा एक टाइम का एस्पेक्ट है कि जनाब ईरान चाहता है कि 3 से 5 साल तक की पाबंदी मान लें कि वो मजीद यूरेनियम का अफसूदा नहीं करेगा। अमेरिका 20 साल मांग रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डील पॉसिबल है कि इसके बीच में एक ऐसा टाइम जो दोनों को सूटेबल हो उस पर डील हो जाए। इन रिटर्न के जो अमेरिका की जो पाबंदियां हैं इक्तिसादी वो खत्म कर दी जाए ईरान के। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो एनरिच यूरेनियम मौजूदा है 60%, उसको जो है कम अफजूदा के लेवल पे लाया जाए, जिसको टेक्निकल टर्म में डाउन ब्लेंडिंग कहते हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि जो सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जिसमें एनरिचमेंट यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, और उसकी भी 12 से 18 हजार सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद बताई जाती है। ये मुमकिन है कि उसकी जो तादाद है उसमें ईरान कोई तखफीफ करने पे रजामंद हो जाए। ये दूसरी ऑप्शन है। और तीसरी ऑप्शन जो है, इनकी कई फैसिलिटीज हैं जहां पे यूरेनियम को अफसूदा किया जाता है, नतान्स है, फरदौ है। तो ये भी हो सकता है कि एक फैसिलिटी के ऊपर वो मुकम्मल पाबंदी मान लें, दूसरे के ऊपर कुछ वक्त के लिए मान लें। तो मैं समझता हूं इस वक्त काफी चीजें ऐसी हैं जो टेबल पे मौजूद हैं, और हमारे पास चूंकि JCPOA, जिसको उर्फ आम में ईरान न्यूक्लियर डील 2015 कहा जाता है, उसकी मिसाल मौजूद है, जिसमें बुनियादी तौर पर अमरीका ने इक्तिसादी पाबंदियां कम करने पर रजामंदी जाहिर की थी। इसके एवज के ईरान जो है 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा। तो फेस ऑफ जो है, जो ऑफ रैंप है, जो फेस सेविंग सदर ट्रंप के लिए वो ये हो सकती है कि जनाब JCPOA में तो इन्होंने 3.67% माना था, हमने तो इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि ये 5 साल या 10 साल तक किसी किस्म के एनरिच नहीं करेंगे, और इस पे वो विक्ट्री डिक्लेयर करें और इसके बाद हम देरपा जंगबंदी की तरफ जाएं।
अच्छा सर, तो जो ऑलरेडी ज़खायर मौजूद हैं, क्योंकि हम जब बहुत से एनालिस्ट से बात कर रहे हैं या जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये भी एक बात की जा रही है कि या तो IAEA अपनी तहवील में ले या किसी और मुल्क के अंदर उसको एज अ प्रोटेक्शन रखा जाए, ये ऐसा भी होता है? देखिए, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक काफी 20 साल पुराना एक कॉन्सेप्ट है। इसको कहा जाता है फ्यूल बैंक, न्यूक्लियर फ्यूल बैंक। अच्छा। इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, काजाकिस्तान और दीगर कई ममालिक का आइडिया मौजूद है कि एक ऐसी न्यूट्रल कंट्री में यूरेनियम को रखा जाए ताकि उसको मुमकिना तौर पे ज़्यादा अफसूदगी या हथियारों के इस्तेमाल से के इम्कानात या एहतमाल को कम किया जा सके। तो ये पॉसिबल है कि उसको IAEA के हवाले किया जाए या किसी फ्यूल बैंक में रखा जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि ईरान क्या इसके लिए तैयार होता है और इसके इवज ईरान को क्या गारंटी दी जाती है। कोई बहुत खातिर ख्वाह माशी फवायद दिए जाएं, उसके ऊपर पाबंदियां खत्म की जाएं ताकि वो भी अपनी उनकी जो नई क़यादत है अलीना, वो अपने अवाम को कायल कर सके कि ये हमने कोई शिकस्त नहीं खा ली, हमने हथियार नहीं फेंक दिए, हमने आपके फायदे में माली खुशहाली के लिए ये डील की है। सर एक और कल ज़राए से ये हमारे ही शो के ऊपर बात हुई, गालिबन शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे इस दौरान इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी गौर हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक न्यूक्लियर बैंक बना दिया जाए जो ईरान में एक्सेस यूरेनियम है उससे मुतल्लिक। क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, इसमें ऑब्वियसली जो ज़ैली इदारा है क़वाम मुत्तहिदा का, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। और मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का सबूत ये है कि 3 दफ़ा हम इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के इलेक्टेड सरबराह रह चुके हैं। अच्छा। तो देखें, आइडियाज़ तो मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल इसका जो फैसला है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके साथ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक मुआहिदा मौजूद है ईरान के साथ, वो उन्होंने आपस में फैसला करना है। अगर वो चाहते हैं कि इसको किसी तीसरे मुल्क में रखा जाए तो इसका फैसला भी ईरान, अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मिल के करेगी। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली साहब ने बड़ी डिटेल में हमें अच्छा जी महमल, आपसे सवाल हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियों से शादी को पेश की इजाज़त से मशरूत कर दिया है। रियासत की हुदूद कहाँ तक होनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी इक़दाम है? अलीना, पहले जब ये खबर जो है नज़र से गुजरी तो ऐसे लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ है, लेकिन जब इसकी डिटेल्स पढ़ी तो मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मतलब हम कौन सी सदी में रहते हैं। ये आज 2026 है, कैसे कोई भी हुकूमत किसी को भी, ये खाली कोई सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं है, वैसे भी आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि वो शादी किससे करे और किससे ना करे। वो ये तो एक राइट टू चूज तो हर इंसान का है, हर कंसेंटिंग एडल्ट का है। शादी जो है वो 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स के दरमियान होती है, वो जिस भी नेशनैलिटी के हो दूसरा स्पाउस जो है। ये कैसे कोई भी हुकूमत जो है वो डिसाइड कर सकती है? तो मैं तो वैसे ही इस चीज पे बड़ी हैरान हुई। फिर किसी ने कुछ इसके ऊपर जो अलीना स्पेकुलेशन ये हो रही थी कि शायद ये एक खास नेशनैलिटी को शायद टारगेट करने के लिए, हालांकि वो एथनिसिटी तो सेम होती है। तो आई होप कि इन चीज़ों में भी कोई सदाकत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही कहूँगी कि ये जो इस तरह की बात है यही अनथिंकेबल है, मतलब दिस इज इरैशनल। स्टेट का कोई लेना देना नहीं है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के अंदर। मेरी मर्जी कि वो मतलब उनकी मर्जी कि वो किससे शादी करते हैं, वो कुछ लोग डुअल नेशनल भी होते हैं, जो भी है, मतलब इसके अंदर स्टेट कैसे डिक्टेट कर सकती है? मुझे तो अलीना ऑनेस्टली इसकी समझ ही नहीं आई कि वजह क्या हो सकती है और इस तरह की चीज सामने कोई सोच भी कैसे सकता है कि वो सामने लेकर आए इसको ऑफिशियली। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी कि एक्चुअली आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ने ये इकदाम लिया क्यों? ना, जो मैंने कहा ना कि एक तो स्पेकुलेशन है। अच्छा। अगर तो वो है तो वो तो एक वैसे हुकूमत का हमारे पास वर्जन है। जो भी अलीना जो भी है वो तो एक वैसे ही बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रही हूँ कि कोई भी वजह हो आप रोक नहीं सकते किसी को, कंसेंटिंग एडल्ट्स को, वो जिससे मर्जी शादी करे। स्टेट होती कौन है कि इन चीजों के अंदर हमें डिक्टेट कर सके, किसी को भी डिक्टेट कर सके कि वो शादी किससे करेंगे। दिस इज नॉट ऑन। और इस चीज की तो जितनी मजम्मत कर सकते हैं इसकी करनी चाहिए। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टेट हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ like this.